broadcasting around the clock. This is Radio Mauritius. आज की चर्चा। नमस्कार आप सभी को। 9:05 में विकास आपके साथ रेडियो मॉरिशस पर, और एक बार फिर से हमें मौका मिलता है कि आपके साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम वही आज की चर्चा, यानी कि कोशिश यही कि यहाँ से जानकारी जो मिलती है वो पहुंचे आप तक, और उस जानकारी का आप भरपूर इस्तेमाल करें अपने लिए, अपनों के लिए। और आज मैं अकेला नहीं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर पद्माकर कुमार, जो कि हैं मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर पद्माकर कुमार। नेचर क्योर इज एन अपकमिंग थिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं नेचर के द्वारा सभी डिजीज को क्योर करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ कि वो कैंसर, हार्ट डिजीज, थायराइड, मोटापा, अर्थराइटिस, ऐसे बीमारी से बिना दवाइयों के बाहर निकल पाए। अक्सर हमने सुना है कि जो कुदरत है, प्रकृति है, वो हमें बहुत कुछ देती है, चाहे वो फल के रूप में हो, औषधि के रूप में हो। उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये लोगों को नहीं पता होता। तो आज जैसे आप यहाँ पर हैं, आप इस बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, और जैसे मैंने सुना कि आपने PhD की है अपनी हार्वर्ड से। जी हाँ जी। तो एक तो पहले बताइए कि कैसे आपने सोचा कि इस क्षेत्र की तरफ आप आगे बढ़े। मैं बहुत ही सिंपल सोचता था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल को मैं डिसएम्बिगिटी कर देता हूँ उसकी। जब मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पिज्जा पे अगर एक्स्ट्रा टॉपिंग होता है तो उसका मतलब क्या? ज्यादा टॉपिंग। टी शर्ट अगर एक्स्ट्रा लार्ज है तो उसका मतलब क्या? ज्यादा लार्ज। तो मैं अगर बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा सिंपल, तो उसका मतलब समझ जाइए कि मैं कैसे दुनिया को देखता था। आप नेचर की बात अगर करें तो जानवरों को देखिए। कोई भी जानवर कैसे बिहेव करती है। अगर गाय को कभी चोट लग जाती है ना, या कुत्ते को कोई बीमारी हो जाती है, तो वो खाना नहीं खाते। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो माहौल है, बेटा बुखार है लेकिन थोड़ा सा ब्रेड तो खा लो, ऐसा होता है। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स वे ऑफ थिंकिंग। तो मैं जब नेचर को देखता हूँ तो चीज़ें सिंपल हो जाती है। तो यही एक चीज़ थी कि नेचर से वो जुड़ाव जो शुरू से मेरा रहा है, कि मैं इस तरफ नेचर साइंस एंड मेडिसिन की PhD की तरफ बढ़ा, और कि आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, बहुत मेहनत की, फिर जाना कि एक्चुअली नेचर इज वन थिंग दैट डोमिनेट्स ओवर एवरी अदर केमिकल्स। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम जानवर को देखें तो आप देखते हैं उनको चोट लगी है, तो चाहे वो अपनी जबान से उसको साफ कर रहे हो, इन्फेक्शन हटा रहे हो, उनके पास दवाई नहीं, कहीं जाने का एक जरिया नहीं, लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाते हैं। ये कैसे? क्योंकि उनके शरीर में प्राण शक्ति होती है। प्राण शक्ति जिसको साइंस कहता है इम्यून सिस्टम, वो हमारे बॉडी में, जानवरों की बॉडी में, सबकी बॉडी में एक समान है। वो प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम कर सकता है, जिसको कहते हैं WBC। वो एक बार में या तो प्राण शक्ति डाइजेस्ट करेगी या वो हील करेगी। तो हीलिंग पावर सबके अंदर होती है। उस जानवर को भी पता है कि अभी मैं खाना ना खाऊं तो मेरी हीलिंग जल्दी हो जाएगी। बस मतलब जैसे अगर मैं सोच रहा हूं कि आपने कहा कि आपकी बॉडी, उसका जो मैकेनिज्म है वो एक ही काम कर सकता है एक टाइम पर, एक समय पर। अब अगर आपने खाना खा लिया उदाहरण के तौर पर, तो आपका जो शरीर है वो उसको डाइजेस्ट करने में लगा है। हाँ, और वो बाकी के काम नहीं कर पाएगा। हाँ, यहाँ मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि फ्रूट्स को आपके एलिमेंट्री कैनाल से पूरा निकल जाने में 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसमें 70% वाटर होता है। रॉ वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं, जैसे खीरा खाया है, तो उसमें 50 to 60% वाटर होता है, तो उसको 6 घंटे लगते हैं। मतलब वेजिटेबल्स 6 घंटे में निकल जाएगा। फ्रूट्स 3 घंटे में लगभग। फ्रूट्स 3 घंटे में। और ग्रेन्स, जो दाना होता है, दाल, चावल, ये सब आपके बॉडी में 18 घंटे तक रहता है। 18 घंटे? यस, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा नहीं होता है, तो उसको प्रोसेस होने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर मैं कुक्ड मीट की बात करूं तो वो 72 घंटे आपके शरीर में सड़ता है। तो होता ये है कि हम सुबह नाश्ता करते हैं, जो बनाया डाल दिया, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, कि दोपहर में खाना खा लिया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, कि रात को रोटी या चावल खाया जिसको डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगेंगे। तो बताइए, सुबह उठते ही फिर से अगर ब्रेकफास्ट कर लिया तो हीलिंग का टाइम कहाँ बचा? तो हमको केमिकल्स पे डिपेंड होना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप सोचिए कि काफ़ी लोग जो कहते हैं कि देखो हमारा शरीर है लेकिन अंदर क्या हो रहा है भाई हमें ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन ये जानना कि आपका शरीर काम कैसे करता है
तो कुछ हद तक तो आप जान पा रहे हैं कि आपका शरीर क्या करता है। तो आपने से बताया कि डाइजेशन में जो अगर फ्रूट्स हैं जितनी मात्रा उसमें पानी की है तो 3 घंटे, अगर उसके बाद आप टमाटर में जा रहे हैं, रॉ वेजिटेबल जो खाए जा सकते हैं सलाद के तौर पर, वो 6 घंटे में लगभग। तो अब जब चलिए समझते हैं इस बात को पहले तो कि आपका शरीर जब देखता है कि आपने कुछ खा लिया, डाइजेस्ट कर रहा है, जब डाइजेस्ट नहीं कर रहा तो शरीर में वो क्या कर रहा है, जो मैकेनिज्म है वो क्या करने में लग जाती है। इसके लिए एक बात को समझना होगा कि फूड जब अंदर जाता है तो एक्चुअली होता क्या है। जब फूड हमारे पेट में जाता है तो वो छोटे टुकड़ों में बंटता है, जिस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद ये फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको विलाई कहते हैं। वो इस फूड के स्लरी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और पहले ये लिवर में जाता है। लिवर इज नोन एज द सेकंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे डिसीजन लिवर बिना ब्रेन से पूछ के लेता है। तो ये फूड न्यूट्रिएंट्स जब लिवर के पास जाते हैं, देन लिवर डिसाइड्स, वो डिसाइड करता है कि इसको ब्लड में भेजना है या सेल्स में भेजना है या इंटेस्टाइन में ही बोलेंगे वेट करो, या फिर इसको एक्सक्रीट कर देना है। दिस इज द मैकेनिज्म। अब मैंने बोला कि वो 3 घंटे, 6 घंटे और 18 घंटे जब ऐसा होता है, तो अगर कोई इंसान ऐसे खाए कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खाए, लंच में सिर्फ सैलड्स खाए, तो फ्रूट्स 3 घंटे में जब तक डाइजेस्ट हुआ, उसने सैलड खाया, वो अब 6 घंटे में डाइजेस्ट होगा। हाँ जी। और इवनिंग में भी कुछ सैलड जैसा खाए, या फिर ऐसा कर लें कि दोपहर में चलो रोटी सब्जी खा ली, उसको डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगेंगे। और शाम को आपने 7 बजे तक खाया सैलड, यानी 7 बजे से रात में 1 बजे तक वो डाइजेशन चलेगा। 1 बजे रात में जब आपका पेट खाली होगा, आप सो रहे हैं, तो डाइजेशन ओवर, अब आपकी हीलिंग शुरू होगी। और रात को 1 बजे से सुबह 7-8 बजे तक, जब तक कि आप ब्रेकफास्ट नहीं ले लेते हैं, तब तक हीलिंग होती रहेगी। अगर रोज़ किसी को 8-9 घंटे की ऐसी हीलिंग मिलते रहे तो उसको एक तो कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं होगा, कभी उसको डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर इसकी शिकायत नहीं आएगी। और दूसरा ये कि अगर उसको कोई बीमारी भी है और ऐसे डाइट को वो फॉलो करे तो वो ठीक होने लगेगा। मतलब आपने कहा कि जो वक्त मिलता है शरीर को जब डाइजेशन नहीं कर रहा तो हीलिंग में लगता है, तो इसका सीधा असर हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम। बिल्कुल। अच्छा, ओके। तो ये जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, तो एक इंसान जो सुबह सोच लीजिए एक रोटी खाता है, रोटी खा ली सुबह, थोड़ी सब्जी खा ली, उसके बाद एक ब्रेक लेता है और उसके बाद डिसाइड करे कि अच्छा अब इतने घंटे में मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया, अब ये खाते हैं। लेकिन क्या खाना है ये ज़रूरी है या ये देखना कि भाई इतने घंटे में डाइजेस्ट हो गया? बहुत सिंपल है इसको पहचानना। वापस से नेचर की तरफ चलते हैं। नेचर ने हमको ऑलिव दिया था खाने के लिए, हमने उसका ऑलिव ऑयल बना दिया और रेसिडुअल पार्ट फेंक दिया। नेचर ने हमको कोकोनट दिया था, हमने कोकोनट ऑयल बनाया। नेचर ने हमको शुगर केन दिया है, हमने उसका शुगर बनाया है। एक्चुअली हम फूड को फ्रैगमेंट कर रहे हैं। नेचर सनातन से चला आ रहा है, फ्रॉम टाइम, मतलब बिगिनिंग ऑफ टाइम नेचर है। हाँ, मेडिकल साइंस इज ऑल मैटर ऑफ 100 years बैक, वो जो भी चला है। तो अगर हम नेचुरल चीजों को देखें तो जो जैसा प्रकृति ने बना के पका के, भगवान की रसोई कहते हैं इसको, नेचर की रसोई में धूप की धीमी आंच पे पका हुआ वो खीरा, वो टमाटर, वो अमरूद, वो नारियल, वो अगर पूरा का पूरा, इसको कहते हैं होल फूड, अगर वो लेते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग बॉडी में 100% होती है। बाकी हम कुछ भी मैदा जैसी चीजें या मैगी पैकेट में बंद कोई भी सामान अगर खा रहे हैं तो उसमें बॉडी को थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने में डिफिकल्टी आती है, बट आवर बॉडी इज सो मिराकुलसली मैन्युफैक्चर्ड कि वो भी प्रोसेस कर लेता है। कमाल है। मतलब सोचिए, शरीर को पता है कि आप केला खा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने उस केले के चिप्स खाने शुरू किए तो थोड़ी सी मुश्किल में आती है क्या पहचानना मुश्किल। जितनी सरलता से उसको प्रोसेस करती है केले को, वही मुश्किल आती है जब उसके चिप्स बनाकर खाए जाते हैं। मतलब एक उदाहरण के तौर पर सच आपने कहा। तो इम्यून सिस्टम, एक इंसान अगर सोचे कि बीमार रहता है, थकावट है, तो ये सोचकर कि कौन सी दवाई खाई जाए, ज़रूरी है अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाने के लिए। जी, आपने जैसे बताया कि सुबह क्या खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं ये ज़रूरी है बहुत, और उसका टाइम गैप बहुत ज़रूरी है। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, जो इंसान आदी हो कि सुबह उठकर खाना है, फिर 2 घंटे में फिर कुछ खाना है, उसको अगर इतना गैप मिले, लेकिन पता लगे कि शरीर
इस दौरान अपने आप को ठीक कर रहा है और आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या बात है। बिल्कुल। हाँ जी, तो आप कहते हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने का आपका एक फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल, नेचुरली हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, और ऐसा स्ट्रांग बना सकते हैं कि एक बार अगर बाय नेचर हमने उसको स्ट्रांग बनाया है तो निकट भविष्य में कोई भी ऐसा वैसा वायरस हो, जैसे कि अभी कोरोना की बात हो रही है। कोरोना बहुत फैला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली फैला नहीं हुआ है, उसकी दहशत ज्यादा फैली हुई है, तो उससे आप बचे रहेंगे। हाँ, हमने सुना ये कि अगर आपका इम्यून सिस्टम है और ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो फिर वो बढ़ता जाएगा। हाँ, दवाइयों से जैसे हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फीवर को लो कर सकते हैं, हमें जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हम थोड़े कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ठीक करता है हमारा इम्यून सिस्टम ही। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, एक प्रोटोकॉल है 3 days का। हाँ, जिसको कहते हैं नेचुरल इम्यूनाइजेशन। 3 दिन का? जी, 3 दिन का। अब देखिए श्रोताओं, मैं जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं लिख रहा हूँ, आप भी ऐसा कीजिए, लिख लीजिए, और अपने लिए तो आप इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं और उसके बाद किसी और को बता सकते हैं, ज़रूरी है। तो जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, आपको बता दूं कि प्रोग्राम है आज की चर्चा। हमारे साथ हैं डॉक्टर पद्माकर कुमार जी, मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज मौका मिला, एक्चुअली छुट्टियों पर आए थे, लेकिन छुट्टी में आकर ये वायरस की छुट्टी करने में लगे हुए हैं। ये भी अच्छी बात है। चलिए, तो आपके ये 3 दिन की जो प्रोसेस है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। श्रोताओं से मैं भी ये अपील करना चाहूँगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये 3 दिन का नेचुरल इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में पहले दिन डे 1 को हमको क्या करना है, हमको अपना बॉडी वेट देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बॉडी वेट लेता हूँ किसी का 80 kgs है, तो डिवाइड द बॉडी वेट बाई 10, सो 80 by 10 इज 8। तो 8 ग्लास कोकोनट वाटर और 8 ग्लास कोई भी साइट्रस फ्रूट जूस आपको लेना है। एक ही साइट्रस, एक या कोई भी साइट्रस फ्रूट जूस, वो मौसमी हो सकता है, संतरा हो सकता है, पाइनएप्पल हो सकता है, या इनका मिक्स जूस भी हो सकता है। अगर घर पे जूस बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, घर पे बनाए तो जी। और उसके जो रेशे होते हैं, जो फाइबर होता है, वो थोड़ा बहुत अगर चला जाए तो कोई बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत पतला छानने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो 8 ग्लास कोकोनट वाटर, 8 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस। यस, हाँ जी। और इसको अल्टरनेट करके लेना है। अब 8 ये 16 हो गए, तो 16 घंटों में इसको कंज्यूम करना सबसे बेहतर होता है। जैसे आपने सुबह 8 बजे अगर नारियल पानी लिया है तो 9 बजे साइट्रस फ्रूट जूस लेंगे, फिर 10 बजे नारियल पानी, 11 बजे साइट्रस फ्रूट जूस, ऐसे करते करते हम 8 कंप्लीट करेंगे। और डे 1 को पूरे दिन हम और कुछ भी बॉडी में नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। सुबह 8 बजे 16 ग्लास हैं, तो मतलब 24 घंटे हो गए जी। ठीक है। तो डे 1 के 24 घंटों में हमको सिर्फ 8 ग्लास साइट्रस फ्रूट जूस, 8 ग्लास नारियल पानी लेना है, और 1 ग्लास इज इक्वल टू 300 ml। ओके, तो ये हमको लेना है, और इसके अलावा और कोई भी फूड नहीं लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो डे 1 को ही हमारी इम्यूनिटी 70% बूस्ट होती है। 70%, यस। फिर डे 2 को क्या करना है, अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 80 kg बॉडी वेट है, तो जो पहले दिन लिया था उसका आधा, मतलब 4 ग्लास कोकोनट वाटर एंड 4 ग्लास साइट्रस फ्रूट जूस हम लेंगे। और इसके अलावा भी हम सेकेंड डे को खाएंगे बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज 80 मल्टीप्लाइड बाई 5, 400 grams ऑफ रॉ क्यूकम्बर एंड टोमेटो। 400 ग्राम खीरा टमाटर कच्चा खाएंगे, खीरा का छिलका भी खाना है। अच्छा। हाँ, हमें मंदिरों में प्रसाद मिलता है, उसमें अगर खीरा होता है तो छिलका लगा होता है। ये बहुत पुराने लोगों को भी पता था कि इट हेल्प्स यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इम्यून सिस्टम। तो आपने कहा कि रॉ क्यूकम्बर और टोमेटो। यस। अच्छा, तो ये हो गया 400 ग्राम अगर 80 किलो का आपका वजन है। हाँ, और डे 2 के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है घंटे घंटे क्या करना है, आपको इतना कंप्लीट करना है। ये आपका सिलेबस है, 4 ग्लासेस एंड 400 ग्राम्स ये क्यूकम्बर एंड टोमेटो, ये आपको डे 2 को कंज्यूम करना है कैसे भी। देखिए, बहुत बढ़िया बात है, इसलिए क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं,
आप अगर डे 1 के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं और दूसरे दिन आपकी जो क्षमता है वो आपका अलाउ कर रही है कि फिर से आप ले सकें और 4 कोकोनट जूस के ग्लास और साथ में सिट्रस जूस के, और उसके बाद आपको खाने के लिए क्यूकम्बर और टोमेटो भी मिल रहा है, और तीसरे दिन, हाँ तीसरे दिन इसका भी आधा, मतलब हो गया 2 ग्लास कोकोनट वाटर और 2 ग्लास साइट्रस फ्रूट जूस। लेकिन ये आपको कंप्लीट करना है दोपहर 12 बजे से पहले तक, दैट इज ब्रेकफास्ट है ये आपका। ओह, इसके बाद लंच के लिए एक बार में आपको वही खाना है जो कल खाया था, यानी कि 400 ग्राम क्यूकम्बर एंड टोमेटो इन द रॉ फॉर्म। वो 2-3 बजे जब भी आप लंच करते हैं तो ये पूरा एक बार में बैठ के खाना है और चबा चबा के खाना है। और उसके बाद डे 3 को इवनिंग में नॉर्मल होम कुक्ड फूड, जो भी घर पे आप खाते आए हैं, कम तेल और कम नमक में बना हो तो ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मल घर का खाना, क्योंकि फिर ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि सब ठीक ठाक है। हाँ, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दिमाग सोचेगा ये इतनी उथल पुथल हो रही है कि क्या खाया गया, क्या हो रहा है, तो सिग्नल्स दौड़ते हैं। तो तीसरे दिन हो सकता है कि आपको जब नमक खाते हैं, ये 3 दिन में नमक नहीं खाया ना, तो जब तीसरे दिन नमक खाएंगे तो हो सकता है थोड़ा आपको लगे कि बॉडी सोना चाह रही है, तो आप सो जाइए। फिर अगले दिन जब आप उठेंगे तो विथ गारंटी आई कैन से कि आपका एनर्जी लेवल बहुत ही कमाल का होगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी होगी। एंड उस दिन के ऑनवर्ड्स, मतलब 4th डे ऑनवर्ड्स, यू विल नोटिस दैट यू आर स्लीपिंग बेटर। और अगर डे 1 को जो लिक्विड डाइट है उसमें अगर पेट खराब हो जाता है किसी का, तो उसको पॉजिटिव साइन माने, क्योंकि बॉडी गंदगी निकाल रही है आपके इंटेस्टाइन से, और पेट खराब होने की वजह से आप नोटिस करेंगे कि आपको बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। आपको किसी इलेक्ट्रल पाउडर की जरूरत नहीं है, कुछ भी नमक चीनी पानी नहीं लेना है। पेट खराब हो रहा है तो होने देना, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन के दौरान, जब आपकी बॉडी आपका क्लीनिंग कर रही है। तो आपने बताया कि ये 3 दिन जो आप फॉलो करते हैं, तो आपने कहा कि एंड में नॉर्मल होम कुक्ड फूड खाएं, वेजिटेरियन खाना खाएं। हाँ, वेजिटेरियन खाना खाएं, राइट। तो एक इंसान जिसको वायरस का असर महसूस हो रहा है वो भी इसको कर सकता है, जो हेल्दी है वो भी कर सकता है। अगर जिसको इन्फेक्ट नहीं हुआ है वो करता है तो वो बचा रहेगा, और जिसको इन्फेक्ट हो गया है वो करता है तो वो ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बाद आप कह रहे हैं? जी। उस इंसान को लगेगा कि उसको जो सिम्टम्स थे पहले, जैसे अगर बुखार हुआ है ना, 102 हो रहा है फीवर, और अगर ये शुरू कर दिया 3 डेज प्रोटोकॉल, तो वो 102 पे ही बुखार रहेगा और 1-1.5 घंटे के बाद उतर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप पट्टी कर सकते हैं, तो पट्टी के लिए आप आइस कोल्ड पट्टी करते हैं, हमारा ट्रेडिशनल है बहुत पुराना, कि एक पट्टी सर पे लगाएंगे, फोरहेड पे, और 2 पट्टियां लगाएंगे दोनों काफ पे, पिंडलियों पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हर एक पट्टी को हर 3 मिनट पे बदलेंगे, तो फीवर कभी भी बढ़ेगा नहीं। बॉडी को थोड़ा सा हमको मौका देना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर इसलिए बढ़ा है, उस वायरस को फाइट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ा गया है। हाँ कि गर्म शरीर होगा तो वायरस मर के पसीना से निकलेगा, तो हमको बुखार को रहने देना है। आप इमेजिन कीजिए, सुल्तान मूवी देखी आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इमेजिन कीजिए, सुल्तान मूवी में आखिरी दौर चल रहा है और सुल्तान का आखिरी दाव है, अब वो जीतने वाला है। इतने में आके सुल्तान को कोई जंजीरों से बांध देता है, तो क्या होगा? यही होता है जब हमारी बॉडी में बुखार चढ़ रहा होता है, 101, 102 में हम घबरा जाते हैं और NSAID ले लेते हैं, मतलब उस फीवर को हम कम कर देते हैं। पट्टी करें, बुखार नहीं बढ़ेगा, और बुखार 1-1.5 घंटे तक रहेगा, वायरस तो निकलेगा बहुत सारा, अगर किसी को बुखार हो रहा है तो। अगर किसी को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाए, आपका शरीर गर्म हो रहा है, यानी कि बुखार आ रहा है, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं फीवर हो रहा है, लेकिन ये बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, ये गर्म क्यों हो रही है? ये क्लेंजिंग मैकेनिज्म है एक्चुअली। बॉडी क्लेंज 4 तरीके से करती है। एक, कफ से, जब आपके सांस से कुछ गया अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको बॉडी निकालना चाह रही है तो कफ से निकालेगी। लंग्स में जब इन्फेक्शन हुआ, अगर आपके पेट में, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, तो आपका पेट खराब हो जाता है, तो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है और सारा गंदगी निकलने लगती है पेट खराब होके। और जब वायरस आता है या कोई ऐसा बैक्टीरिया आता है, जब वो आपके पेट में जाके, इंटेस्टाइन में जाके, उसको फिर ट्रिक करके आपके ब्लड में चला जाता है और तब सेल्स में चला जाता है। एक्चुअली ब्लड भी तो RBC WBC सेल्स ही हैं,
तो जब वायरस सेल्स में चले जाते हैं तो बॉडी अपने आप को गर्म करती है। ब्रेन बोलता है इम्यून सिस्टम को कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दो और वायरस को मार के एक्सक्रीट करो। और एक है जो यूरिन से निकलता है, वेस्ट या स्वेट से निकलता है, और स्टूल। तो ये तरीके हैं बॉडी को सेल्फ क्लीन करने के लिए। और ये सबको होता है, गाय को भी, गधे को भी होता है, हाथी को भी होता है बुखार। और उनको पता है कि बुखार हुआ है तो नहीं खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। हमें नहीं पता है, हमको लगता है कि कुछ तो खाना पड़ेगा दवाई लेने से पहले। समझ रहा हूँ। और ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो सुनकर यही सोच रहे हैं कि अच्छा शरीर अपना है, लेकिन इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। और हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर पद्माकर कुमार जी से, जो कि मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत ही सरल तरीके से वो समझा रहे हैं। इवन बॉलीवुड का थोड़ा सा रेफरेंस रहेगा, क्योंकि आजकल हर कोई बॉलीवुड तो देखता ही है, थोड़ा अंदाज़ा होता ही है। चलिए हमारी बातचीत जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे। सिलसिला चलने वाला है 10 बजे तक। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली। हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है।
हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। Broadcasting around the clock. This is Radio Mauritius. आज की चर्चा। तो एक बार फिर से हम प्रोग्राम में, कार्यक्रम है आज की चर्चा और मैं विकास आपके साथ। मौका मिलता है कि आपसे हम थोड़ी सी बात करें, मुलाकात करें और साथ में लेकर आए अपने एक मेहमान को। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पद्माकर जी, यहाँ एक मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। हमारी बातचीत चल रही है और बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को समझना, और उस पर एक्स्ट्रा लोड डालेंगे तो फिर भी कोशिश करती है हमारी बॉडी की आपका साथ दे। लेकिन अगर सही तरह से हम समझें उसके फंक्शंस को और ये समझें कि कैसे वो खुद को ठीक कर सकती है, तो फिर इससे बढ़िया और क्या बात है। हम बात कर रहे हैं कि आजकल जो वायरस है या फिर जितनी सेंसिटाइजेशन हो रही है कि हाथ धोते रहें और इससे बचे रहें, क्या क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं, सेल्फ हाइजीन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनकी बातें हो रही हैं। तो डॉक्टर पद्माकर, कहीं हम इस बबल को फाड़कर इससे बाहर नहीं निकल गए हैं, जहाँ पर हम सोचते जा रहे हैं कि अपने आप को कैसे बचाना है, हाथ हमेशा साफ रखें, इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, बिल्कुल हम बबल को फाड़ के ही बाहर निकल गए। और जहाँ तक सैनिटाइजेशन की बात है तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। हमको अपने आप को और अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए। और भारत में एक स्वच्छ भारत अभियान इसी बेसिस पे चल रहा है कि सफाई कितनी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमने सफाई के चक्कर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिज्म ज़रूरी होते हैं, जिनको गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, उसको मारना शुरू कर दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत पहले, ज़्यादा पहले नहीं, 20 साल पहले एक साबुन होता था जिससे हम सारी सफाई कर लेते थे। और आज देखिए, हैंड सैनिटाइज़र अलग, शैम्पू अलग, उसमें भी कंडीशनर अलग, बॉडी सोप अलग, बॉडी वॉश अलग, अलग अलग तरह के ये केमिकल्स आ रहे हैं जिससे हम बैक्टीरिया को मार ही देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे शरीर में 10 करोड़ सेल्स हैं टोटल, तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में 30 करोड़ बैक्टीरिया है। इतना ज़्यादा, और वो ज़रूरी है बॉडी के लिए। अब क्या होता है कि सैनिटाइजेशन के चक्कर में अगर हम अपने हाथों पे उतना स्ट्रॉन्ग हैंड सैनिटाइज़र लगाते हैं तो सारे गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। कुदरत ने जब इंसान को बनाया तो उसके सेल्स में और उसकी बॉडी में वो क्षमता दी कि वो हर रोग से लड़ सके, और उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज डिजाइंड फॉर हेल्थ। लेकिन उसके लिए कुछ प्रीकर्सर है, कुछ उसके अराउंड चीजें हैं, जैसे कि गुड बैक्टीरिया जो होने चाहिए। गुड बैक्टीरिया, हाँ। तो अगर कोई समझे कि गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, तो जो जैसे आपने कहा कि हाथ में जैसे आपने सैनिटाइजर लगाया, साफ किया, तो गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सैनिटाइजर बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है एज कंपेयर टू सोप। राइट, एज कम्पेयर टू सोप। तो अभी जैसे बताया जा रहा है कि ये जो वायरस का डर है, हाथ धोते रहें और किसी से हाथ नहीं मिलाएं या नमस्ते कीजिए, और बहुत सारी बायोमेट्रिक मशीन्स हैं, आप उसमें हाथ डालते हैं या लिफ्ट का बटन दबाते हैं, जो हर कोई यूज़ कर रहा है। इवन आप ATM मशीन पे जाते हैं, वहाँ बटन दबा रहे हैं, तो वो भी किसने प्रयोग किया है। बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो इंसान कभी कभी जो नहीं सोचता वो सोचना शुरू करता है कि हाथ धोते रहें या बच के रहें। हाँ, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट, इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। और इसको किसी वायरस से के डर से नहीं होना चाहिए कि कोरोना है इस वजह से आज मैं हाथ धो रहा हूँ और कल नहीं धोऊंगा, तो वो काम नहीं आएगा। इसको एक गुड प्रैक्टिस बना लें। हाँ, हमको अपना जनरल एक हाइजीन रखना चाहिए जिसमें हमको नॉर्मली हाथ धोना चाहिए, साइकोडेलिकली नहीं, नॉर्मली। अब अगर इतनी दहशत फैल रही है तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जितना साइंस को पता है उतना हमें भी पता है वायरस के बारे में। और ये कोरोना वायरस अगर मुझसे कोई पूछता है कि कितना स्ट्रांग है, तो मैं यही कहता हूँ कि उतना ही स्ट्रांग है जितना कोई और वायरस स्ट्रांग है। हर वायरस का एक साइकिल होता है, वो पोलियो हो, निपा, जिका, कोई भी चिकनगुनिया, कोई भी वायरस हो, उसका एक लगभग 100 साल का एक साइकिल होता है जो नेचर में आता है और वो अपने आप ही चला जाता है। तो उससे हमको सबसे पहली बात डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ऑफ कोर्स हमको एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें आता है रोज़ नहाना, बाहर से आए तो साबुन से हाथ धो लेना, पर ये नहीं कि जेब में सैनिटाइजर लेके घूमना, ये तो अति हो गई सर। बस ये होता है कि अब चलते फिरते कहीं रुके खाना पीने के लिए और आसपास फिर हाथ धोने के लिए कुछ नहीं तो सैनिटाइजर यूज कर लिया, तो नॉर्मल रहिए ना। हाँ। ये नॉर्मल ही वायरस है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप नॉर्मल रहिए, जहां मिले ठीक है, नहीं घर आए हाथ धोया वो ठीक है। एक इसीलिए मैंने बोला कि जनरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। राइट, बहुत जरूरी है। और इसको जैसे आपने कहा कि इसके बारे में साइकिक मत हो जाए कि अरे भाई हाथ तो धोने चाहिए, हमेशा धोने चाहिए। अच्छा है गुड प्रैक्टिस बनाना, और हमने बहुत पहले से किताबों में पढ़ा है कि कैसे आप अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं वायरस की, और आपने कहा कि सब वायरस एक ही तरह के हैं। जी जरूरी है आपकी, ऐसा इसलिए मैंने बोला कि सभी वायरस एक तरीके के हैं, क्योंकि अगर हम कॉन्सेंसस को देखें, जिसको कहते हैं सहमति, तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में आपको फीवर होता है, बॉडी एक होता है, प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है, और ये सिम्टम सभी वायरल डिजीज के हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सभी वायरस एक ही तरह के होते हैं। अब ये अलग बात है कि मैंने बोला ना कि लगभग 1 साल का साइकिल होता है, फिर वायरस चला जाता है। जैसे अभी पोलियो एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो किसी वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ, वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो गया। और मैं इस बात को प्रूव करने के लिए सारे प्रूफ दे सकता हूँ, रिसर्च जर्नल में जो पब्लिश्ड हैं वो। हाँ जी। तो उसी तरह कोई भी वायरस अपने साइकिल के दौरान किस फेज में है उस पे डिपेंड करेगा, और ये एक रिसर्च का मुद्दा है, ये किसी को नहीं पता है। जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस को डायग्नोज करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल का आविष्कार अगर आज हुआ है या 2020 में हुआ है तो अभी ही आया है। एक तो ये आउटब्रेक वर्ड ही गलत है। आउटब्रेक का मतलब होता है एपिडेमिक, जो कि 2-3 हफ्ते में पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हुआ है। दिसंबर से चला आ रहा है अभी इतना टाइम। दिस इज नॉट एन एपिडेमिक। तो कोई भी वायरस आउटब्रेक होता है ना, तो वो अपने टाइम पे 100 साल के साइकिल में कहाँ पे है। अगर बहुत बाद में है तो कम इफेक्टिव है, कम मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये रिसर्च का मुद्दा है, ये अभी पता नहीं लगा है। ये अभी पता लगेगा कि ये वायरस कब से है। हो सकता है 10 साल में चला जाए, 90 साल से हो सकता है आपको कभी बुखार हुआ हो 100-99 और आपकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो कि आपको पता नहीं चला और कोरोना वायरस फाइट किया हो आपकी बॉडी ने। हो सकता है। तो एक वायरस अपने कहाँ स्टेज पर है वो अभी वो पता कर रहे हैं कि कोरोना कौन से स्टेज पर है और कब चला भी जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, तो हमको करना यही है कि क्या पता चलेगा क्या नहीं चलेगा वो तो अलग बात है। हमको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है ताकि हम अपनी सुरक्षा रख सकें और एक जनरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं कि कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपने एक मेंशन किया था जैसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन और ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी आजकल जो लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड हैं। लेकिन ये जो आपने बताया कि वो कोकोनट पानी और सिट्रस फ्रूट वाला, वो तो इम्यून सिस्टम के लिए, लेकिन क्या आप ऐसे सोचते हैं कि बीमारी ये है तो उसमें खान पान ये होना चाहिए, ऐसे चलता है कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पेशेंट आता है मेरे पास अगर डायबिटीज़ का होता है, तो जब उसकी डायबिटीज़ ठीक हो जाती है तो वो कहता है कि मुझे ये भी था, ये गांठ था यहाँ वो पिघल गया, ये मुझे घुटने में दर्द था वो भी ठीक हो गया। तो सब कुछ एक बार में ठीक हो जाता है। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक हाथी और 7 अंधों की। एक हाथी होता है और 7 अंधों को अलग अलग जगह पे लगाया जाता है। तो कोई हाथी का पैर छूता है और बोलता है, अंधा है ना, हाँ। बोलता है कि ये खंबा है। कोई पूंछ पकड़ के बोल रहा है ये रस्सी है। हाँ। तो अगर हम अलग अलग देखेंगे बीमारियों को, बॉडी पार्ट्स को अलग अलग देखेंगे, तो उस ह्यूमन बीइंग को मिस कर जाएंगे जिसको हमको देखना चाहिए। और कोई भी मेडिकल प्रोटोकॉल, कोई भी मेडिकल स्ट्रीम, चाहे वो आयुर्वेद हो या होम्योपैथ हो या एलोपैथ हो, वो आयुर्वेद के केस में कह सकते हैं कि पूरी बॉडी पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन जैसे आयुर्वेद है, ये एलोपैथ, तो वो तो बस एक सिम्टम को देखता है,
और उसका इलाज करना चाहता है, तो वही एक अंधा और एक हाथी और 7 अंधों वाली बात हो जाती है कि बाकी चीज़ों को देखना समझना बॉडी को। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि आप कैसे उसको डायग्नोज करते हैं कि ठीक है आपको ये हो रहा है। अब जैसे आपने किसी को ठीक किया डायबिटीज़ के लिए, जैसे आपने कहा तो उसकी गांठ पिघल गई, तो उस बारे में आपको आइडिया नहीं, लेकिन वो इंसान आगे बताता है ये भी ठीक हो गया उसके चलते। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि किसी का मैं अगर कैंसर क्योर कर रहा हूँ और उसको अर्थराइटिस है तो वो ठीक नहीं होगा, दोनों ठीक हो जाएगा, एक साथ ठीक होगा। क्योंकि नेचर से जब हम क्योर करते हैं, जब हम नेचुरल रेमेडीज करते हैं, तो हम एक्चुअली क्योर कर रहे होते हैं, ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। किसी सिम्टम को ट्रीट नहीं करते, हम क्योर कर देते हैं सीधा। तो वो सब कुछ एक बार में ठीक हो जाता है। तो जैसे मॉरिशस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी डायबिटीज़ हाँ, यहाँ पर मैंने ये पाया है, यहाँ पर कैंसर, मोटापा, डायबिटीज़ ये बहुत ज़्यादा है। राइट। तो आप इसको लाइफस्टाइल से जोड़ेंगे? बिल्कुल, लाइफस्टाइल से ही है। अगर कोई एक छोटा सा चेंज ले आए अपने लाइफस्टाइल में, चाहे उसको डायबिटीज़ हो या उस मोटापा कम करना चाह रहा हो, एक छोटा सा चेंज कि इवनिंग में 7 o'clock तक वो डिनर कर ले और डिनर में कुछ ऐसा खाए जो 6 घंटे में डाइजेस्ट हो। तो ये तो आपने बताया कि सलाद है जो 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। और सैलेड्स बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। अब तो इंटरनेट है, यूट्यूब पे जाइए, रेसिपीज देखिए, कौन से ऐसे सैलेड्स हैं जिसमें प्रोसेस्ड फूड नहीं है, सब रॉ मटेरियल है। बहुत टेस्टी सैलेड्स बनते हैं। मेरे पास भी बहुत सारी रेसिपीज है जो मैंने खुद लिखी हैं सैलेड्स की, जो मैं लोगों को देता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, तो आप कहेंगे कि 7 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए क्योंकि बॉडी को उतना टाइम नहीं मिलता, आप सो जाते हैं, वो डाइजेस्ट होता नहीं, और फिर नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं। तो रात में आपने हैवी डिनर किया, अगले दिन फिर से खाना शुरू किया, तो बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ ही गया। बिल्कुल राइट। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि आप जो खाते हैं आपकी बॉडी कैसे उसको डाइजेस्ट करने में लगती है, कितना वक्त उसको मिलता है अपनी सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर पद्माकर जी, आपका कोई जैसे कॉन्टैक्ट हो, अगर हम आपकी वेबसाइट पे जाना चाहते हो, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, कोई भी मुझे मेरे वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है। इट इज़ www.padmakar.com, PADMAKAR। ऑलराइट। वहाँ पे आप जाएंगे तो कॉन्टैक्ट पेज में आपको मैसेज लिखने का ऑप्शन होता है। आपको जो भी पूछना है मुझसे, कोई क्वेरी है तो वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, विल रिस्पॉन्ड। बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि जैसे कहते हैं कि अगर जानकारी है तो सब तक पहुँचाने के लिए, सबकी भलाई के लिए, और आप डॉक्टर इसी मकसद से बने। तो आप भारत में कहाँ पर हैं? मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, न्यू दिल्ली में ही रहते हैं। तो वहाँ पर आप ऐसे ही वेबसाइट के जरिए या फिर आपकी एक कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से मुझ तक पहुंचते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दूर होते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आप छुट्टियों पर हैं और आप अभी जाएंगे, तो हमारे जितने भी श्रोता हैं जो आपको सुन रहे हैं और उन्होंने वेबसाइट का नोट कर लिया, तो वो ये ज़रूर जान सकते हैं कि जो भी उनकी परेशानी है वो आप तक पहुँचा सकते हैं। और बिल्कुल। आपके पास इतनी सारी क्वेरीज आती होंगी, आपको वक्त मिल जाता है सबको फॉलो अप करने के लिए, सबसे बात करने के लिए। जी, यही मेरा काम है और इसमें मेरा मन लगता है। जब कोई ठीक हो जाता है तो मुझे अंदर से एक तसल्ली होती है, अच्छा लगता है। अब पता है, अगर मैं ऐसे कॉमनली बोलूँ ना कि डायबिटीज ठीक हो सकता है, तो मुझे जेल हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल ही यही है कि आपको ये नहीं बोलना है कि डायबिटीज ठीक हो सकती है। लेकिन मैं लोग खड़े कर दूंगा जो खुद टेस्टिमनी है कि मेरी डायबिटीज ठीक हो गई है। मैं इंसुलिन लेता था 40 यूनिट, 12 साल से मैं ठीक हो गया हूँ, अब नहीं लेता। तो आप जैसे कह रहे हैं कि ऐसे आपके पेशेंट्स रहे हैं जो कि होता ना, जैसे एक स्टेज होता है कि अब बहुत प्री स्टेज है जहाँ पर डायबिटीज़ होने के सिम्टम्स हैं, उस कगार पे पहुँच गए हैं आप, और एक जब जिसको हो गया है डायबिटीज़, अब वो इंसुलिन पे आ गया जैसे आपने कहा, तो उसको आप लास्ट कहते हैं ना जैसे स्टेज, वहाँ से भी उसको रिवर्स कर दिया आपने प्रोसेस। मैं ऐसे केस के लिए, उन केसेस के लिए जो लोग प्री डायबिटिक हैं, उनकी अगर बात करूं तो मैं कहूँगा कि आप गोलियां शुरू करने से पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए। 50 ग्राम धनिया पत्ता कच्चा रोज खाइए, आपको गोलियां कभी नहीं लेनी पड़ेगी। 50 ग्राम धनिया पत्ता बस, और ये सुबह सुबह खा लीजिए। हाँ, आपका जो लाइफस्टाइल है वही रखिए। 50 ग्राम धनिया पत्ता अगर खाली पेट में खाते हो तो सबसे अच्छा है। क्लोरोफिल इज इक्वल टू इंसुलिन, वैसा काम करेगा वो। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। मैं बहुत सारी चीज़ें नोट करना चाहता हूँ, लेकिन नोट करने की बात यह है कि कुदरत में
इतनी शक्ति है कि वो सब प्रदान करता है। आप कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे या और किसी को जो हमें सुन रहे हैं उनको इतना आइडिया नहीं होगा कि धनिया पत्ते में वो होता है जो कि हम एक केमिकली अप्रूव्ड चीज़ को ले रहे हैं, तो वही उसके मुकाबले उतना ही होगा। तो आपका ये दावा है कि डायबिटीज़ ठीक हो सकती है? ठीक हो रही है, मेरे आसपास मैं देख रहा हूँ ठीक हो रही है। ठीक हो रही है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमारे जो मेहमान हैं वो एक डॉक्टर हैं जो कि नेचर से जो चीज़ें मिलती हैं उसका इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं। आप भी इनसे जुड़ सकते हैं अगर आप की कोई भी क्वेरी हो, कुछ जानना चाहते हैं, तो जैसे उन्होंने बताया कि www.padmakar.com। चलिए इस सिलसिले को जारी रखेंगे, कोशिश हमारी जानकारी पहुँचाने की। कार्यक्रम आज की चर्चा। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे, दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। ला 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 प्यार के नजारे हैं देख लो जिधर, अब नाचती है दुनिया खुशी का है असर। लो खत्म हुआ है ये आज का सफर, लो खत्म हुआ है ये आज का सफर, अब होगी सुहानी वो कल की सहर। जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे, दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। ला 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 चुप के रहोगे तो काम न बनेगा, जो
उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। वो गुंजा नहीं है जो खिलना न जाने, वो बादे सबा क्या जो चलना न जाने। वो बिजली नहीं जो चमकना न जाने, वो बिजली नहीं जो चमकना न जाने। वो इंसान नहीं जो तड़पना न जाने। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। आज की चर्चा। कार्यक्रम में एक बार फिर से वापस आज की चर्चा। मैं विकास और साथ में हैं डॉक्टर पद्माकर जी, जो कि मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और बहुत सारे श्रोता हमारे साथ दे रहे हैं। जहां पर डायबिटीज़ की बात हुई तो मॉरिशस में कैंसर के भी कुछ केसेस हैं, और ज़रूर उसके बारे में भी जानना चाहेंगे डॉक्टर जी। जी, ये तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मॉरिशस में कैंसर मुझे पर्सनली देखने को मिला है, एक आध केसेस, और काफ़ी हैं कैंसर के केसेस। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर सबसे पहले होता है तो क्यों होता है। मान लीजिए कि मुझे लीवर कैंसर होने वाला है, तो क्या होगा कि मेरे लीवर को जो ब्लड स्ट्रीम्स ब्लड देती है, जो ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे किसी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है। अब क्या हो रहा है, जहाँ पे ब्लॉक्ड है वहाँ तो ब्लड फ्लो हो नहीं रहा है, उसके आसपास के बाईपास वेन से फ्लो हो रहा है। तो वहाँ से वो जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके आसपास के सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज है। लेकिन मैंने बोला ना कि द नेचर हैज़ मेड योर बॉडी इन सच अ वे दैट ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज डिजाइंड फॉर हेल्थ। वो कभी भी मरना नहीं चाहते हैं सेल्स, वो जीना चाहते हैं, पर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स उसको मिल नहीं रहा है उसके आसपास के सेल्स। तो क्या होता है कि ये सब मिल के डिसाइड करते हैं कि हम मरने नहीं वाले हैं। तो मेरे लिवर के कुछ सेल्स जो हैं वो मिल के डिसाइड करेंगे कि हम मरने नहीं वाले हैं, और वो एक चोर रास्ता निकालते हैं, बाईपास। इसको कहते हैं एंजियोजेनेटिक पाथवेज, कि कोई दूसरे नर्व से हमारे प्रकृति ने हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे डॉर्मेंट्स ये दिए हैं ब्लड वेसल्स, जो कि गाड़ी की स्टेपनी की तरह है, वो है, यूज नहीं लेकिन होते, इस्तेमाल नहीं होते। हाँ, अगर हम नेचुरल फूड खाते हैं ना तो ये एंजियोजेनेटिक्स पाथवेज खुल जाते हैं, तब हमको बाईपास सर्जरी के कराने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप बाईपास, नेचुरल बाईपास होता है। तो मैं ये कह रहा था कि उस लिवर के कुछ सेल्स ने ये फैसला किया कि हम मरने नहीं वाले हैं, पर हमें खाना नहीं मिल रहा है। सपोज कीजिए कि आपको
कोई एग्ज़ाम देना है और आपने उसका फॉर्म भरना है और आपके पास पैसे नहीं है, आप जाते हैं बैंक में डाका डालने, अब सामने करोड़ों रुपए, आपको 10,000 चाहिए, आप क्या कीजिएगा? 10,000 लेके भागिएगा या कुछ जो हाथ में आएगा वो लेके भागिएगा? दूसरा वाला ना। नहीं, मैं तो पहले चोरी करूंगा नहीं। नहीं, एक हाइपोथेटिकल, हाँ, तो जो हाथ में आएगा वो लेके भाग जाएंगे। ठीक इसी तरह लिवर के वो सेल्स जो एंजियोजेनेटिक पाथवेज खोलते हैं, उनको खाना अब जरूरत से ज्यादा मिलने लगता है तो वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, इसको कहते हैं ट्यूमर। अब लिवर में ट्यूमर बन गया, अब वो ग्रो करने लगे। अब ट्यूमर कुछ हद तक ग्रो कर सकता है, अब किसी हद तक वो ग्रो कर चुका है, अब वहां पे जगह तो है नहीं। तब क्या होगा? कुछ सेल्स ये डिसीजन लेते हैं कि हम ब्लड स्ट्रीम्स में जाके बॉडी के किसी और ऑर्गन में जगह ले लेते हैं। तो जब तक वो ट्यूमर मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां एकोमोडेटेड है, तब तक हम कहते हैं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 का कैंसर है, अगर कैंसर हुआ तो। और जब वो ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करके दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाता है तो उसको सेकेंड और थर्ड स्टेज का कैंसर कहते हैं। तो क्या होगा कि वहां से कुछ सेल्स ट्रैवल करके और वो चले जाएंगे किसी और ऑर्गन में। मान लीजिए मेरे लंग्स में आया, हाँ जी, वो लिवर का सेल्स। अब लंग्स ने बोला ब्रेन को कि कुछ सेल्स आए हैं, रख लूं इसको अपने पास? तो ब्रेन पूछेगा लिवर से, तो लिवर से मैसेज आएगा और ब्रेन बताएगा लंग्स को कि उसको मत रखना, वो कैंसर का सेल्स है। इतना सब हो रहा है शरीर में। हाँ बिल्कुल, हमारा जो सिग्नलिंग सिस्टम है बॉडी का, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। हमने उसको कमजोर कर दिया बात बात पे दवाइयां खा के, केमिकल्स खा के। तो क्या हुआ कि क्योंकि हमने बहुत सारी दवाइयां पहले खाई थी, थोड़ा बुखार होता था दवाई खा लेते थे, सर्दी खांसी हुई दवाई खा लेते थे, तो वो सिग्नलिंग सिस्टम कमजोर था। एक्चुअली वो फेफड़े में जब गया लिवर का सेल्स कैंसरस, तो लिवर कम्युनिकेट नहीं कर पाया। अब क्या हुआ कि ब्रेन से तो कम्युनिकेशन हुई नहीं, तो उसने रख लिया। अब ये कैंसर फेफड़ों में फैल गया। सुनते हैं ना, फेफड़ों से उसमें फैल गया, उसमें फैल गया। तो ऐसे ही होता है, उस इंसान का जिसका सिग्नलिंग सिस्टम खराब था, उसी को ऐसा होता है। 20% ऐसे लोग होते हैं, राइट। तो ऐसे होता है कैंसर। अब मैं 3 रिसर्च का रेफरेंस देना चाहूंगा, इन तीनों साइंस को नोबेल प्राइज मिल चुका है। 1931 में लुइस इग्नारो ने ये बता दिया था, प्रूव कर दिया था कि ऑक्सीजन की भरपूर प्रेजेंस में हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स बढ़ ही नहीं सकते अगर ऑक्सीजन पूरा है। और 2008 का एक रिसर्च है, इसको भी नोबेल प्राइज मिला था। ऑटो वुडबर्ग ने ये बताया था कि नाइट्रस ऑक्साइड के एक्सेस प्रेजेंस में, नाइट्रस ऑक्साइड हमारे बॉडी के वेन्स के एंडोथेलियम लेयर में, इनर लेयर में बनता है, उससे स्मूथनेस रहती है, नहीं तो फिर ग्रीजी हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के एक्सेस में कैंसर सेल्स बढ़ ही नहीं सकते। और 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी को नोबेल प्राइज मिला था ये प्रूव करने के लिए कि ऑटोफेजी का सिस्टम क्या है। ऑटोफेजी मतलब जो लिवर में कैंसर हुआ था, जो सेल्स बढ़ रहे हैं, उसको बॉडी खुद ही कंज्यूम कर लेती है और एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है। तो 80% केसेस में तो ऐसा ही होता है। कैंसर सेल्स हर इंसान के बॉडी में है। मेरी भी अगर बायोप्सी कराएंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर सेल्स मिलेंगे, ये तो ग्रोथ कैसे होगी? सबके बॉडी में होता है, लेकिन ऑटोफेजी स्विच ऑफ होती है। तो उसको स्विच ऑन करने का तरीका ये है कि हम नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो जिनको भी कैंसर है वो इस बात को नोट कर ले कि चाहे वो फर्स्ट, सेकंड हो या थर्ड, फोर्थ स्टेज का कैंसर हो, आप कुछ चीज़ें हैं जो अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना, और कम से कम 1 घंटा सनलाइट मिलना चाहिए आपको बॉडी को, और उस 1 घंटे में आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाए। और नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है कच्चे टमाटर से, कच्चे गाजर से, या फिर किसी भी कच्चे हरे सब्जी से। उस नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बरकरार रखिए, कैंसर जहां भी है रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारी बातें हमारी हुई और बहुत सारी बातें करनी भी चाहते हैं। तो जैसे आपने जाना कि www.padmakar.com पर आप जा सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। डॉक्टर साहब, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने कहा कि बातें बहुत करनी थी पर वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। धन्यवाद, मुझे भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। राइट, तो आपसे फिर से मुलाकात होगी, कार्यक्रम जारी रहेगा। सुनते रहिए, साथ देते रहिए। ये है रेडियो मॉरिशस, और आज इस कार्यक्रम के जरिए किसी को भी
किसी भी हद तक फायदा हुआ हो तो इसको यहाँ पर रोके मत, फायदा होना चाहिए, आपका शरीर है, इसका ध्यान रखिए। Broadcasting around the clock. This is Radio Mauritius.